हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, लास्ट क्लास से हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ये क्लास जेकेएसएसबी एसआई फाइनेंस एज वेल एज फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ जेकेएसएसबी जूनियर स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके पास बात की थी। आज जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन रह रही हैं उनके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये टॉपिक जो है आपका फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी हैं लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाएं। तो गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पहला पार्ट देखिए, फिर आज की क्लास में आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, लास्ट क्लास में हमने बेसिक आपको डिफिनीशंस क्विक रिवीजन आपको दे रहे थे कि आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने स्टार्ट आसियान से किया था, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं यह हमने पढ़ लिया था कि 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है 1967 में इसकी फॉर्मेशन आ रही है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर्स था। ये इसके जो कंट्रीज़ आ रहे थे इसके लिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिखाएगी कि आप याद रखेंगे टीवी क्लिप MBBS, तो इसमें आपकी जो कंट्रीज़ हैं वो याद रह जाएंगी। क्या मकसद था, किस लिए बनाई गई थी, ये आपने पढ़ लिया। हमारे से और इंडिया और आसियान के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, किस तरह के ताल्लुकात हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी वो ब्रिक्स के बारे में बात की थी, जिसमें आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देखने को मिलती हैं। किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किस तरह के इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट बैंक आ रही है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते थे, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो मोटो था इसका, आपने जो लास्ट समिट हुआ है उसका मोटो आपने याद रख लेना है। कौन से की पॉइंट्स थे वो आपने पढ़ लिए थे। सबसे लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी थी हमारे साथ लास्ट क्लास में वो था सार्क, जिसका नाम आ रहा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कौन कौन कंट्रीज इसमें थी, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आपको हमने याद रखाए थे कि आप याद रखेंगे कि MBBS पेन देता है। तो इस तरह से आपके पास जो सार्क की कंट्रीज थी वो भी आपको याद आ गई थी। किस तरह के इसके ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, हेडक्वार्टर्स आपको काठमांडू नेपाल में देखने को मिलते हैं, ये आपने हमारे साथ पढ़ लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके बैकग्राउंड क्या था, किस तरह के आपके पास इनिशिएटिव्स इसके द्वारा उठाए जा रहे हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इंडिया और सारे के बीच में किस तरह का कंसेप्ट देखने को मिलता है। आज इनके जो श्रीलंका के बिलोंग करने वाले HESLA रोवन वीरकोन जो हैं, इनके आपके पास सेक्रेटरी जनरल आज प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अफगानिस्तान जो है 13वां जो आपके पास एनुअल समिट 2005 में हुआ था वो मेंबर बना था सारे का, ये भी आपने हमारे साथ पढ़ लिया। सिग्निफिकेंस क्या था, इंडिया के रिलेटेड क्या कंसेप्ट थे इसके पास, तो ये इंडिया के रिलेटेड किस तरह के आप याद रखेंगे वो आपने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ जो सारे की मीटिंग होने वाली थी न्यूयॉर्क में वो भी कैंसिल हो गई। क्यों सर, अफगानिस्तान तालिबान का मसला इंडिया और पाकिस्तान में वहाँ भी खींचातानी देखने को मिली, तो इसकी वजह से जो ये मीटिंग है ये कैंसिल हो गई। तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो पहली ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ेंगे जो आपके पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में पहली इंपॉर्टेंट आज की ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पास G20 है। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ 20। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 G20 जो फुल फॉर्म इसका ग्रुप ऑफ 20 आ रहा है, ये एक इंटरनेशनल फॉरम है फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर इकोनॉमीज। जो 20 मेजर इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। उनके जो आपके पास गवर्नमेंट से और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उनके लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसे आप G20 ग्रुप ऑफ 20 कह रहे हैं। शुरुआत इसकी 1999 में हो रही है। मकसद क्या था, स्टडीइंग, रिवाइविंग एंड प्रमोटिंग हाई लेवल डिस्कशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज परटेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी। जो इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी है इसको बरकरार रखने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए उस पर बातचीत हुई, स्टडी किया, उसको रिवाइव किया गया, उसको प्रमोट करने का काम जो है 1999 में ये संगठन आपको देखने को मिला। तो मेन मकसद इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी को बरकरार रखना, इसके लिए आपके पास G20 का संगठन बनाया गया। It seeks to address issues that go beyond the responsibility of any one organization। ठीक है जी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके बियॉन्ड, उसके इदारे से बाहर जो जा रहे हैं आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन सब को एड्रेस करने का काम G20 में आ रहा है। G20 के जो हेड्स हैं गवर्नमेंट के या हेड ऑफ स्टेट जो हैं, ये पीरियडिकली कन्फर्ट करते हैं समिट्स में 2008 से ही। लगातार 2008 के बाद इनके समिट्स होते रहते हैं हर साल। ठीक है जी, और जो ग्रुप also host separate meetings और फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। और जो ये G20 का ग्रुप है ये आपके पास जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में जो मीटिंग्स हैं वो कराता रहता है। G20 मेंबरशिप जो है
इट कंप्राइज मिक्स ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट एडवांस्ड और जो उभरते हुए इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप आपको देखने को मिलता है, जिसमें ऑलमोस्ट आपके पास 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लगभग दुनिया का 2/3 हिस्सा जो है पॉपुलेशन में आपके पास G20 में मिल रहा है। 85% ऑफ GDP पूरी दुनिया का जो है ग्लोबल GDP आपको देखने को मिलता है G20 में, और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो G20 ग्रुप में आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। पहला फैक्ट याद रखना है कि पूरी दुनिया का 2/3 हिस्सा 2/3 जो है आपके पास पॉपुलेशन G20 देशों में मिल रही है। नंबर सेकंड, 85% ऑफ ग्लोबल जो आपके पास GDP है वो आपके पास G20 में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो G20 देशों के बीच में हो रही है। जो काम है G20 मेंबर्स का, उसको मदद की जाती है, उसको सपोर्ट किया जाता है। जो आपके पास बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी माध्यम से इनको सहायता की जाती है, उसकी मदद से इनको जो है सहायता दी जाती है, मदद की जाती है पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी एडवाइस के लिए। रेगुलरली एंगेज करता रहता है विद नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे B20 जिसे आप बिजनेस 20 कहते हैं, C20 जिसे आप सिविल 20 कहते हैं, L20 जिसे आप लेबर 20 कहते हैं, थिंक 20 T20 कहते हैं, और यूथ 20। ये जो हैं दीज आर होल्डिंग मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, और जिनके आउटकम्स जो हैं, आउटकम्स ऑफ विच विल कंट्रीब्यूट टू द डेलिब्रेशन ऑफ द G20 लीडर्स। तो ये आपके पास B20 हो गया, C20 हो गया, L20 हो गया, ये सारे के सारे अंडर आ रहे हैं G20 के ही। जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं G20 नेशंस के, ये सेमी एनुअली G20 समिट्स में मिलते रहते हैं बिटवीन 2009 एंड 2010। लेकिन 2011 का जो आपके पास केनीज में समिट हुआ था, उसके बाद हर साल में एक ही बार एनुअली G20 को जो समिट्स है ये होते रहते हैं। तो एक ही बार साल में 2011 के बाद आपके पास एनुअली मीटिंग होती रहती है G20 नेशंस के मुखियों की। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। इसमें कौन कौन से देश हैं सर? एक तो आपके पास G7 के जो इंपॉर्टेंट देश हैं वो सारे ऐड हैं। G7 में आप रशिया को ऐड कर देंगे तो G8 कंट्रीज बन जाते हैं। इन G8 कंट्रीज में बाकी 12 कंट्रीज आप ऐड कर देंगे तो आपके पास G20 का कंसेप्ट आ जाता है। तो कैसे आप याद रखेंगे इन 12 कंट्रीज को? सर आप एक सेंटेंस याद रखेंगे, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। ठीक है जी, तो आपने याद रख दिया कि गुरुजी सीता, कोई आप लड़की नाम याद रख रहे हैं कि सीता जो है अब SSC FCI में काम करती है। ठीक है जी, तो आपने गुरुजी याद रख दिया। आपने बोला गुरुजी सीता जो है, सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो इस बड़ा सेंटेंस है, तो क्योंकि कंट्री भी बड़ी हैं तो आपके कंट्री जो हैं इस तरह से याद रह जाएंगी। जी जैसे गुरुजी के लिए आपने GURU याद रख दिया। जी से आपके पास जर्मनी हो गया, U से आपके पास USA हो गया, R से आपके पास रशिया हो गया, U से आपके पास यूनाइटेड किंगडम हो गया गुरु। JIG हो गया, J से आपके पास जापान हो गया, I से आपके पास इंडिया हो गया। ख्याल रखिए इंडिया जो है G20 का मेंबर है, लेकिन ना ही ये G7 में आ रहा है ना ही ये G8 में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। सीता के लिए आपने SITA याद रख दिया, तो S से आपके पास सऊदी अरबिया हो गया, I से आपके पास इंडोनेशिया हो गया, T से आपके पास तुर्की हो गया, और A से आपके पास ऑस्ट्रेलिया हो गया। सीता हो गया आपके याद। अब AB अब जो है अर्जेंटीना, और B से आपने ब्राज़ील याद रख दिया। SSC जो है, SSC के लिए आपने साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, और C से आपने कनाडा याद रख दिया। अब FCI के लिए आपने F से फ्रांस हो गया, C से चाइना हो गया, और I से आपने इटली याद रख दिया। में से आपने क्या याद रख दिया? मैक्सिको। तो ये जो है इस तरह की कंट्रीज जो हैं आपके काम बन जाएंगी। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो सेंटेंस आप एक बार बोलेंगे ये पूरे का पूरा आपको याद रह जाएगा। तो ये जो 20 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, आपके फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, और आपके पास साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स हो गए। ये 20 स्टेट्स कंट्रीज आ रहे हैं जो G20 में मौजूद हैं। जो 2021 में G20 का रोम में समिट हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रोम में जो समिट हुआ था, इटलिया, जैसे इटली में, इटली रोम जो कैपिटल आ रही है इटली की, वहाँ ये समिट हुआ था। तो पूरे दुनिया के जो 20 कंट्रीज़ हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया। तो इसका जो आपके पास थीम यहाँ पर ही आपको दिख रही है कि आपको पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये आपने पहले फिगर, आप फोटो याद रख देंगे, इस फोटो से आपका जो है बहुत कुछ याद रह जाएगा। एक तो आपके पास यहाँ से G20 इटली दिख रहा है, तो उसका पता चल गया आपके पास इटली रोम में ये समिट हुआ था। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, इसकी जो थीम आपको देखने को मिलती है। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। G2021 में जो G20 रोम समिट हुआ था, ये आपके पास 16th मीटिंग थी ग्रुप 20 मेंबर्स की। जैसे रोम जो कैपिटल सिटी है आपके इटली की, यहाँ 30 और 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था। इंडिया से
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो आपको फोटो में भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए जी, ये आपने पढ़ लिया। मोटो आपने फोटो में भी देख लिया। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी जो है इसका मोटो इस साल का रहा है। G20, इससे पहले जो आपके पास लास्ट ईयर का G20 आपके पास 2020 में जो होने वाला था G20 का समिट, वो आपके पास रियाद में होने वाला था, लेकिन आपके पास कोरोना की वजह से इसे बाय वर्चुअल मीडियम करना पड़ा, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसको जो है वर्चुअली करना पड़ा। तो जो 2020 का G20 रियाद समिट था वो आपके पास 15वां मीटिंग था ग्रुप 20 नेशंस का। ठीक है जी, इसे शेड्यूल किया गया था कि आपके पास रियाद जो कैपिटल सिटी है आपके पास सऊदी अरब में 20 और 21-22 नवंबर को होगा 2020 में, लेकिन कोरोना काल की वजह से, कोरोना की बढ़ते हुए लहर की वजह से इसे वर्चुअली जो है कराना पड़ा था। तो चेयरमैन अगर आज आप देखेंगे तो मारियो ड्रैगाई, जो मारियो ड्रैगाई हैं ये प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इटली के, ये आपने याद रख लेने हैं। प्रायोरिटी इश्यूज क्या हैं G20 के, वो पढ़ लेते हैं। प्रायोरिटी इश्यू में आपके पास ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर आ रहा है सर। नंबर सेकंड इसमें सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं। नंबर थर्ड इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ें जो हैं आपने याद रख लेनी है कि भाई ये क्या है, किस तरह से इसका काम हो रहा है, कौन से इसमें नेशंस हैं। तो ये जो है प्रेजेंटली जो आपके पास समिट हुआ है, ये कौन सा समिट है, जैसे आपने अभी अभी हमारे साथ पढ़ लिया कि जो आपके पास आज का 2021 का समिट हुआ है, ये 16वीं मीटिंग थी। ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है। आपने पहले तो याद रख लेना है कि सही जो आपके पास G20 है इसमें कौन कौन से नेशंस हैं, उसके लिए आपको हमने ट्रिक बता दी। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई है, ये आपने पढ़ लिया। मकसद क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, ये आपने पढ़ लिया। इसके साथ साथ इसकी मीटिंग जो है कब हो रही है, साल में कितनी बार हो रही है, ये आपने पढ़ लिया। और ये जो आपके पास C20 हो गए, L20 हो गए, T20 हो गए, Y20 हो गए, ये क्या है, ये आपने याद रख लेने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2011 में जो केनीस में समिट हुआ था इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बाद हर साल के बाद एक ही बार एनुअली मीटिंग हो रही है इनकी। तो इसके कंट्रीज़ के लिए आपने गुरुजी सीता SSC FCI में काम करती है, ये ट्रिक आपने याद रख दी। आगे क्या आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 2021 का जो G20 रोम समिट हुआ है उसके बारे में बात करनी है कि ये कब हुआ है, क्या ये वर्चुअली हुआ है या सिंपली इस जैसे जनरली होता है वैसे हुआ है। तो आपने पढ़ लिया कि इटली की कैपिटल सिटी रोम में हुआ था। तो आपके पास मोटो क्या था इसका, ये भी पढ़ लिया। जो लास्ट ईयर T20 का था उसके बारे में पढ़ लेना है कि वो रियाद में होने वाला था, बाय वर्चुअली इसको कंडक्ट किया गया था। तो ये चीज़ें आपकी याद रह गई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास आ रही है वो आपके पास G7 आ रही है। देखिए टू द पॉइंट आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, काम बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए G7 के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं सर, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA आ रहा है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए इसके लिए हमने जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई है। तो आप क्या याद रखेंगे, जब भी G7 की बात होगी तो आप फ्रिज अपने दिमाग में लाएंगे। आप बोलेंगे आइस जग इन द फ्रिज, कि आपके पास घर में फ्रिज होता है, फ्रिज में आपने जग रखा हुआ है, जग में आपके पास आइस जमी हुई है, तो आइस का जग जो है वो फ्रिज में है। तो आइस जग इन फ्रिज आपने याद रख दिया। आइस से आ गया, आई से आपके पास इटली हो गया, सी से आपके पास कनाडा हो गया, ई से आपके पास इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम हो गया, जे से आपके पास जापान हो गया, यू से आपके पास USA हो गया, जी से आपके पास जर्मनी हो गया और एफ से आपके पास फ्रांस हो गया। तो आइस जग इन फ्रिज आपने याद रख दिया। आई से आपके पास इटली आ रहा है, सी से आपके पास कनाडा आ रहा है, ई से आपके पास यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड आ रहा है, जे से आपके पास जापान आ रहा है, यू से आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं और जी से आपके पास जर्मनी आ रहा है। आइस जग हो गया, इन फ्रिज से आपके पास फ्रांस हो गया। तो ये ट्रिक आपने याद रख दी, आपके नेशन कभी नहीं भूलेंगे आप। तो ये जो जी ग्रुप है, जो G7 है, ये एक ग्रुप है 7 नेशंस का, जिसमें आपके पास कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA देखने को मिलते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है इसे भी रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया है, इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन द G7। चलिए जो ये कंट्रीज़ हैं ये 7 मेजर एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, जिन्हें रिपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा बोला जाता है कि ये जो आपके पास पूरी दुनिया के 7 मेजर एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनमें इनका शुमार आता है। चलिए जी G7 इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 7 मेंबर्स हैं। 1975 में इसका संगठन देखने को मिलता है। पूरे ग्लोबल GDP के 40% देशों में आपको देखने को मिलता है और 1 आउट ऑफ 10 जो है इसकी 1/10 वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ देखने को मिलती है। 2014 में रशिया सस्पेंडेड ओवर एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिशिया, ये आपने याद रख लेना है।
तो जो 47th G7 समिट हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने एड्रेस किया है 47th G7 समिट 2020 को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप बोलेंगे सर इंडिया तो G7 में मेंबर आ नहीं रहा है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि इंडिया ने जो है इसको एड्रेस किया है? नहीं, इंडिया ने इसलिए समिट इसको एड्रेस किया है क्योंकि इंडिया को जो है एक इन्विटेशन मिला था। ठीक है जी, कुछ कंट्रीज़ को ये G7 जो है अपने समिट के दौरान इनविटेशन देते हैं, तो इंडिया को जो है इनवाइट मिला था इस साल की। इसीलिए आपने कह रहे हैं, याद रखना है कि इसलिए आज का जो 47th जो आपके पास 47 G7 क्या समिट हुआ था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एड्रेस किया था 47 G7 समिट को 2021 में जो हुआ है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है जी। अर्लियर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फ्रॉम G7 नेशंस रीच ए लैंडमार्क अकॉर्ड सेटिंग ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, तो GMCTR, तो इसका कंसेप्ट भी आपके पास G7 के जो नेशंस के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस कंसेप्ट पर ये पहुंचे हैं। GMCTR दैट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो इसके रिलेटेड आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि G7 के रिलेटेड बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गए, साउथ कोरिया हो गए, इनको भी इनविटेशन मिला था ताकि ये पार्टिसिपेट कर सकें गेस्ट कंट्रीज़ के तौर पर। इस साल के जो 47th आपके पास G7 समिट हुआ था, जो इस साल का समिट हुआ था इसे यूके के द्वारा होस्ट किया गया था। जो लास्ट G7 समिट था वो फ्रांस में 2019 में हुआ था क्योंकि जो लास्ट ईयर 2020 का था वो पेंडेमिक जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से उसको सस्पेंड करना पड़ा था। तो ये आपने याद रख लेना है कि इस साल का 2021 का आपको यूके में मिल रहा है। जो इससे पहले हुआ है वो 2019 में फ्रांस में हुआ है क्योंकि 2020 का जो यूएसए में होने वाला था वो रद्द किया गया है। ठीक है जी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका संगठन 1975 में आपको देखने को मिलता है। जो ब्लॉक है एनुअली मीट करती है। ठीक है, साल में एक बार इनकी मीटिंग होती रहती है ताकि डिस्कस किए जाएं इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसीज़। तो इसके जो मुद्दे हैं जिन पर ये काम करता है वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गई और एनर्जी पॉलिसी हो गई, इन पर ये बात करता है। G7 डज नॉट हैव ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और ए फिक्सड हेडक्वार्टर। इसका कोई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता है, कोई भी फिक्सड हेडक्वार्टर नहीं मिलता है। जो डिसीजन इन लीडर्स के द्वारा उठाए जाते हैं ड्यूरिंग एनुअल समिट के, दीज आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है जी, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं, दीज आर नॉन बाइंडिंग। ये आपने याद रख लेने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले इंपॉर्टेंट संगठन जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में, वह है आपके पास ओपेक, OPEC, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज ऑलमोस्ट आपके पास 13 नेशन देखने को मिलते हैं। इसका जी शुरुआत है 1960 में हुई थी बगदाद में बाय द फर्स्ट 5 मेंबर्स, जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला। ये आपने याद रख लेने हैं क्योंकि इसमें जो सारे के सारे नेशंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद नहीं रखने हैं। अगर रह जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना जो आपके पास पहले 5 नेशंस हैं जिनके द्वारा इसका संगठन किया गया है और कुछ कंट्रीज जो इसमें से निकल रही हैं जो यहाँ से एग्जिट हो गई, उनके बारे में आपने याद रख लेना है। जैसे जो पहले 5 नेशंस हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला, इनके द्वारा जो है इसका संगठन किया गया है। तो इसको 1960 में बगदाद में बनाया गया था, तो इसमें आपने याद रख लेना है। और हेडक्वार्टर जो है इसका हेडक्वार्टर वियना 1965 से ही चुना गया है। चलिए जी, कंट्रीज अकाउंटेड फॉर एन एस्टिमेट ऑफ 42% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो हो रही है वो ओपेक कंट्रीज से ही हो रही है। 73% ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिजर्व जो है वो आपको ओपेक कंट्रीज में मिल रहे हैं, गिविंग ओपेक ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस दैट वाज प्रीवियसली डिटरमाइंड बाय द अमेरिकन डोमिनेटेड मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज। ठीक है जी, अब ओपेक के बारे में आपने पढ़ लिया कि ऑलमोस्ट 42% जो आपके पास ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है वो ओपेक कंट्रीज से आ रही है। 73% आपके पास जो वर्ल्ड ऑयल रिजर्व हैं वो ओपेक कंट्रीज में मिल रही है। इसकी वजह से आप पूरे के पूरे ग्लोबल आपके पास पूरी दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस का इन्फ्लुएंस है किस तरह से रहेंगी, किस तरह से हेर फेरी होगी, इनमें ये ओपेक कंट्रीज ही डिसाइड करती हैं। इससे पहले ये जो था पूरे के पूरे डोमिनेशन इसमें अमेरिकन डोमिनेटेड मल्टीलेटरल कंपनीज का था। ये आपने याद रखनी है। 2/3 जो है ओपेक ऑयल प्रोडक्शन का और रिजर्व जो हैं इन इट इज 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मिल रही हैं। लगभग 2/3 जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इसके 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मिल रही हैं। डैट सराउंड जो पर्शियन गल्फ के ऑयल रिच पर्शियन गल्फ को सराउंड करते हैं। जो फॉर्मेशन है, जो इसका संगठन है ओपेक का, मार्केट ए टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स द नेशनल सॉवरेनिटी ओवर नेचर रिसोर्सेज। और जो ओपेक डिसीजंस हैं हैव कम टू प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो ओपेक के डिसीजंस हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है ग्लोबल ऑयल मार्केट में और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो इसकी जो कंट्रीज आ रही हैं वो आप याद रख लेंगे। इस तरह की कंट्रीज आपको देखने को मिलती है सर। यहाँ आपके पास इराक देखने को मिलता है, लीबिया देखने को मिलता है, इसमें आपके पास अल्जीरिया, वेनेजुला,
आपके पास इक्वेडोर, नाइजीरिया, आपके पास गैबोन और एंगोला, इसके साथ साथ सऊदी अरबिया, यूएई, ये इसके मेंबर्स आ रहे हैं सर। कतर हो गए, आपके पास कुवैत हो गए, ईरान हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो आपने याद रख लेनी है इसके लिए। और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो कुछ इस तरह के हैं, वो आपने याद रख लेना है कि 1960 में इसका जो संगठन आपको देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वाज फाउंडेड इन बगदाद, ये आपको हमने पहले ही बता दिया। इराक विद साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट इन सितंबर 1960, जो 5 कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी? आपके पास ईरान हो गया, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला, इनके द्वारा इसका संगठन किया गया था। ठीक है जी। 1961 में कतर जो है वो ज्वाइन कर लेता है। आगे चलकर 1962 में आपके पास इंडोनेशिया, लीबिया और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यूएई 1967 में आ जाता है, अल्जीरिया 1969 में आ जाता है, 1971 में आपके पास नाइजीरिया ज्वाइन करता है इस ग्रुप को। इक्वेडोर जो है आपके पास 1973 में ज्वाइन कर लेता है। 1975 में आपका गेबॉन आ जाता है। एंगोला ज्वाइन कर देता है 2007 में। 2017 में आपके पास इक्वेटोरियल गुआनी ज्वाइन कर लेता है। इसी तरह आपके पास जो कॉन्गो है वो आपके 2018 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर देता है, ओपेक को। 2016 में इंडोनेशिया यहाँ से बाहर निकल जाता है। 2019 में कतर बाहर निकल जाता है। और रिसेंटली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इक्वेडोर भी इसमें से बाहर निकल गया है। 2020 की बात है। तो ये चीज़ें आपने ओपेक के बारे में याद रख ली, किस तरह का संगठन है, कब ऑर्गेनाइज इसकी बनी थी, शुरुआत में कौन नेशंस इसके साथ है, रिसेंटली कौन नेशन इसमें से बाहर निकला है, ये चीज़ें याद रख दी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम बन जाएगा। चलिए, जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो आपके पास आ रही है बिम्स्टेक, जिसे आप BIMSTEC कहते हैं। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या रहा है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है ये आपने याद रख लेना है। तो इसके कौन सी कंट्रीज इसमें मौजूद हैं वो आप देख लीजिए। पहले इसमें आपके पास बांग्लादेश आ रहा है, आपके पास इंडिया आ रहा है। देखिए आप कैसे याद रखें, सिंपल आप याद रखिए। बी से आपने बांग्लादेश याद रख दिया, आई से आपने इंडिया याद रख दिया, एम से आपने म्यांमार याद रख दिया, एस से आपने श्रीलंका याद रख दिया, टी से आपने थाईलैंड याद रख दिया। तो पहले तो आपको सीधे हो गए। अब जो लास्ट के 2 हैं ये बोलेंगे भाई हमको भी ऐड कर दो, क्योंकि जो हमारे बे ऑफ बंगाल के साथ 2 और नेशन मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं 2 और इसके साथ में इंडिया के साथ वो नेपाल बोलेगा और हमारे पास भूटान बोलेगा। भाई बोलेगा हम लोगों को भी साथ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा चाइना का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। चाइना बोलेगा, हम ही बोले चाइना को बोलेंगे सर हमारी आपके साथ कट्टी है, हम आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप बाहर निकलिए, आपके साथ ये समझौता नहीं है। तो नेपाल बोलेगा भाई हमारे साथ कौन सी दुश्मनी है, हमको तो रख लो। भूटान बोलेगा हमारे साथ कौन सी दुश्मनी है, हमको तो रख लो। इनको बोलेंगे चलिए आप सबको रख लेते हैं। तो यहाँ पर बी से आपके बांग्लादेश याद रख दिया, आई से आपके पास हमारे पास जो इंडिया याद आ गया, एम से आपके पास म्यांमार याद हो गया, एस से आपके पास श्रीलंका हो गया, टी से आपके पास थाईलैंड हो गया, और ई और सी आप जो है लास्ट में बच रहे हैं। तो यहाँ आप भूटान और नेपाल को जगह दे देंगे। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म इसका, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपने देख ली सर। 7 मेंबर कंट्रीज़ में इंडिया आ रही है, नेपाल आ रहा है, भूटान आ रहा है, म्यांमार आ रहा है, और कौन आएंगे सर? थाईलैंड आ जाएगा और श्रीलंका आ जाएगा। जो पहला सबमिट है वो थाईलैंड में हुआ था इसका, और श्रीलंका आज जो है प्रेजेंट जो चेयर कर रहा है वो आपके पास श्रीलंका में है। ठीक है जी। इसका संगठन आपको 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इट अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। पहले तो ये बात याद रख दिए कि दुनिया की जो 22% पॉपुलेशन है वो बिम्स्टेक जो आपके पास कंट्रीज के मेंबर आ रहे हैं उनमें आ रही है। जीडीपी जो कंबाइन जीडीपी इनका वो ऑलमोस्ट $2.7 ट्रिलियन की जो आपके पास जीडीपी है वो देखने को मिलता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द बे एवरी ईयर। ठीक है, ये आपने याद रख दिया। 6 फोकस एरियाज जो हैं इसमें वो कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख दीजिएगा। 6 फोकस एरियाज जो बिम्स्टेक के आ रहे हैं वो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है और फिशरीज है। तो ये 6 फोकस एरियाज आपने याद रख लेने। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। 6 फोकस एरिया सर, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया और फिशरीज हो गया। ये आपने 6 याद रख दिए। कौन सी कंट्रीज़ हैं? 1997 में इसका संगठन बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से देखने को मिलता है, इसीलिए पहली जो सबमिट है वो थाईलैंड में हो रही है। ये चीज़ें याद रख लेनी है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से। इसका संगठन 1997 में बैंकॉक में देखने को मिलता है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। जो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। आगे चलकर इसमें और कंट्रीज ऐड हुए, तो नाउ आज इसमें आपके पास 7 कंट्रीज देखने को मिलती है, वरना शुरुआत में इसमें 4 कंट्रीज कौन कौन से थे सर? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड देखने को मिलते थे। बाद में इसको और 3 कंट्रीज ऐड हो गए। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर आपके पास ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलता है।
ठीक है जी। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। ये कंट्रीज आपने याद रख दिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अमंग द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी। तो मेन मकसद इसका क्या है? टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन जो साउथ ईस्ट और साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, उनमें टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, उसके रिलेटेड ये काम करता है। कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फिशरीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल्स, लेदर एक्स्ट्रा, ये इसमें आते हैं, इसके फोकस एरियाज में आते हैं। बिमस्टेक जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज में इसकी चेयरमैनशिप चलती रहती है। तो आज जो है आपके पास श्रीलंका में ये देखने को मिल रहा है। जो 17 बिमस्टेक मिनिस्टर मीटिंग हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 17 बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो कहाँ हुई है वो आपने एक बतानी है। नंबर सेकंड बात, इसमें आप एक बात कीजिए, जो आपके पास एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका नाम आपने बताना है जिन्होंने बिमस्टेक 17th मिनिस्ट्री मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। जो मीटिंग है इसे श्रीलंका के माध्यम से कराई गई थी वर्चुअल मोड में। तो ये तो आपको हमने बता ही दिया कि जो आपके पास 17 बिमस्टेक मीटिंग है ये आपके पास श्रीलंका के माध्यम से कराई गई थी। जो इसके चेयरपर्सन थे आपके पास श्रीलंका थे, तो ये आपने याद रख दी। तो और इंपॉर्टेंट बात आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखनी है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया का कमिटमेंट क्या है इस बिमस्टेक के रिलेटेड? टू फर्दर बिल्ड द मोमेंटम ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन अंडर द बिमस्टेक फ्रेमवर्क एंड मेक द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गर। इंडिया चाहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, वाइब्रेंट और मोर इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने बिमस्टेक के रिलेटेड याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संगठन थे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, तो जो आपने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। आपके सिलेबस में यही ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है। उम्मीद करेंगे इनमें से ही आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू टेक योर बेस्ट केयर।